अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हुकूमत रवा माली साल के बजट पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना है। अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी और नून लीग के पुराने साथियों ने भी बजट को हदफ तनकीद बनाया हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने मौजूदा बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दिया है। उनके मुताबिक हुकूमत को सबसे पहले अपने अखराजात में कमी करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हुकूमती अखराजात में कमी पर बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की तनकीद का जवाब दिया। और उनके बकौल ये जो दोनों अशखास हैं, साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना, हमारे भाई हैं, लेकिन लगता है दोनों ने बजट की किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि 500 अरब का 1500 अरब का PSDP है। अवाम ने बजट को अदादो शुमार का गोरख धंधा करार दिया है। बिजली गैस की कीमतों और तनख्वाहों पर लगने वाले टैक्सेस पर भी शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। माशी माहिरीन के मुताबिक जिस तरह टैक्सेस और बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, इन हालात में FBR के लिए अपना हदफ पूरा करना इंतहाई मुश्किल होगा। हुकूमत ने नई माली साल के बजट में तनख्वाहदार और कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज जो है वो लगाया है। इसी तरह तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की जो शरह है वो 39% माहाना, 1 लाख रुपए आमदन पर पहले से दुगना टैक्स देना होगा। एसोसिएशन ऑफ जो है पर्सनस को 44%, जबकि कारोबारी तबके को 50% तक इनकम टैक्स अदा करनी पड़ेगी। नए बजट के आज 1 जुलाई से वो लागू होगा, जिसके बाद शीरख्वार जो बच्चे हैं उनके डब्बा बंद दूध ही नहीं बल्कि दूध के आम पैकेट पर भी 18% GST देना पड़ेगा। इसी तरह मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर भी 18 से 25% तक GST आयद किया गया है। बिल्डर्स और डेवलपर्स को तामीरात और रिहायशी कमर्शियल प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 10 से 15% टैक्स देना होगा। जहां एक जानिब बजट पर तनकीद हो रही है, वहीं JUI के बाद अवामी नेशनल पार्टी ने भी मुल्क में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। तो इंतखाबात हुए, ये मुदाखलत ज़द्दा है, दांधली ज़द्दा है, और कोई भी सियासी पार्टी इसको मानने के लिए तैयार नहीं, और कोई गैर जानिबदार मुबस्सिर भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा हम यही समझते हैं कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो मुश्किलात में इजाफा हुआ है, इस मुश्किलात को खत्म करने के लिए गैर जानिबदार और शफाफ इलेक्शन, जो कि हमारा उस वक्त भी मुतालिबा था, आज भी है, सूरत दीगर मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला भी कर लिया गया है। ये कमेटी तहरीक इंसाफ और JUI के मुमकिन इत्तेहाद से मुतालिक TORs तय करेगी। दोनों जमातों से 5-5 रहनुमा इसमें शामिल होंगे, जो मुमकिन एहतजाज से मुतालिक भी हिकमत अमली तय करेंगे। PTI का वफ्द रवां हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा और मौलाना के नए इंतखाबात के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कहना था कि इंतखाबात 2029 में होंगे और मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इक़दामात को सराहेंगे। तो नाज़रीन, तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अता तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी अपनी जमात में शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग का हिस्सा रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल रहे हैं, और तनकीदात उन्होंने की। अवाम की जानिब से भी तनकीद तो हो रही है, बड़े मुश्किल फैसले, बिल इतने बड़े बड़े आ गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट है और मईशत के लिए ये बजट जो है तबाहकुन साबित होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका प्रीकर्सर था पार्टी के लॉन्च से पहले, तो उन्होंने ये मुनासिब जाना कि पार्टी के लॉन्च की फाउंडेशन रख दी जाए, जो उन्होंने आज हकायक को मसक करके रखी। कहीं भी बजट में 500 अरब रुपया किसी MNFD को नहीं दिया जा रहा। और देखिए, एतराज किस बात पे है। वेजेस की बात करते हैं, मिनिमम वेज को 32,000 से 37,000 कर दिया गया, 15% उसमें इजाफा हुआ। और देखिए, जो सैलरीड क्लास की बात की जा रही है, 1 लाख सैलरी वाले पे 1200 टैक्स लागू हुआ है, यानी 1 लाख जिसकी सैलरी है उसको 2400 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। जिसकी सैलरी 10 लाख या उससे ऊपर है उस पे टैक्स की शरह 35% है, मानने वाली बात है। अगर कोई भी मिडिल क्लास का आदमी नहीं होता जिसकी 10 लाख रुपए माहाना सैलरी हो, वो वेल टू डू लोग होते हैं। तो ये सैलरी क्लास क्यों किया जा रहा है ना, देखिए, जब मिनिमम वेज 37,000 कर दी गई, 1 लाख वाले स्लैब को जो है वो 1200 सिर्फ टैक्स लगा है, तो ये थोड़े से फैक्ट्स मिसलीडिंग है। जो सरकारी मुलाजमीन है 1 से 16 स्केल के, उनकी तनख्वाह में 25% इजाफा हुआ है। और आप देखिए कि जो
एग्जेम्पशंस हैं, टैक्स नहीं लगा तो सोलर पैनल्स पे नहीं लगा, टैक्स नहीं लगा तो टेक्स्ट बुक्स पे नहीं लगा, मेडिकल इक्विपमेंट पे नहीं लगा, ज़राई अद्वियात पे, पेस्टिसाइड पे नहीं लगा, फर्टिलाइजर पे नहीं लगा, पेंशन्स के ऊपर नहीं लगा। तो ये बहुत बड़ी एग्जेम्पशंस हैं जो वजीर आजम की पर्सनल इंटरवेंशन की वजह से दी गई हैं। तार साहब देखें, बिल्कुल इस वक्त जो है IMF के साथ एक और प्रोग्राम में पाकिस्तान ने जाना है और ये रियलाइजेशन भी मौजूद है कि मौजूदा जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, मुश्किल फैसले करना आपकी मजबूरी है, लेकिन ऐसे फैसले जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जाम्पल तनख्वाहदार तबका जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उन पर मजीद टैक्स लगाना, इस पर भी काफी तनकीद हो रही है। मतलब वो बिजली के बिल भी लंबे चौड़े दें और साथ में उन पर मजीद टैक्स। तो जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको टैप इन नहीं किया गया, बजाय वहां से टैक्स कलेक्शन करने के, तो मजीद जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो तो पिसे जा रहे हैं बेचारे। देखिए, जब मैं रियल एस्टेट की बात करूं या मैं एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करूं तो टैक्स लगा है, रियल एस्टेट को हैवी टैक्सेशन की गई है और एक्सपोर्टर्स पे मुनाफे की हद तक टैक्स लगा है कि मुनाफा कमाएंगे तो टैक्स देंगे, अगर लॉस में होंगे तो कोई टैक्स नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल मिडिल क्लास या लोअर क्लास को टारगेट नहीं किया गया। ये बड़े बड़े जो मुल्क के अशराफिया हैं, फार्म हाउसेस पे टैक्स लगा है, तो मैं समझता हूं कि ये अशराफिया के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा है और मुतवस्सित तबके पे कम टैक्स लगा है। और अगर ओवरऑल रेशियो भी देखें तो ये बिल्कुल इसी तरह है। मैं ये समझता हूं कि टैक्सेशन के हवाले से अगर आप देखें तो रियल एस्टेट को टैक्स किया गया है, फार्म हाउसेस पे टैक्स लगा है, तो अशराफिया के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा है और मुतवस्सित तबके को उस हवाले से बहुत ज्यादा बोझ नहीं डाला गया। और जैसे ही फिस्कल स्पेस पैदा होगी, गुंजाइश पैदा होगी, मजीद रिलीफ दिया जाएगा। आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें, तजारती खसारा कम हुआ है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो पहले 15 दिन के होते थे, अब 2 माह के हैं, 9 अरब डॉलर क्रॉस कर गए हैं। ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि बड़े पॉजिटिव साइंस हैं, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। रुपए का मुस्तहकम होना, डी वैल्यू ना होना, इसने भी महंगाई में कमी में जो है मदद दी है। 11% महंगाई जो है पिछले साल 38% थी इसी माह में। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद है और बड़ा एक पॉजिटिव साइन है और इंशाल्लाह ताला महंगाई में मजीद कमी होगी। मगर देखें, फाइलर्स की तादाद को बढ़ाने के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए इनकरेज किया गया है कि लोग फाइलर बने, नॉन फाइलर्स को डिस्करेज किया गया है। देखिए, टैक्सेशन तो होती है, हर सोसाइटी में होती है और इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना है, तो ये कुछ फैसले किए गए हैं जिन पे अमल दरामद जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि कुछ ग्रैंड अलायंस बनाने की भी बात हो रही है। JUI और PTI ने एक स्टीयरिंग कमेटी भी बना दी है। अब देखिए, मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर है, PTI भी एक पॉपुलर पार्टी है। अगर ये लोग अलायंस में जाके सड़कों पर आ जाते हैं तो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा निमटना, क्योंकि ऑलरेडी बजट की वजह से और महंगाई की वजह से अवाम भी गुस्से में भी हैं, परेशान भी हैं। तो मौलाना साहब को मना क्यों नहीं लेते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो मौलाना की तरफ से जो आज उनकी पार्टी ने मौकफ लिया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने हमारे मौकफ की तायद की, बड़ा खुशाइंद है। और देखिए, फाटा पाटा का टैक्स जिसको वापस लिया गया, 1 साल की एग्जेम्पशन दी गई, या दीगर शोबों के अंदर जो छूट दी गई है, एग्जेम्पशन दी गई हैं, बड़ी खुशाइंद है। और मैं नहीं समझता कि कोई जवाब है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जरूर मेरा ख्याल है एजुटेशन की जा सकती है, मगर ये वक्त है कि तमाम जमातें इकट्ठी हों और मुल्क की सालमियत के लिए और मईशत की बेहतरी के लिए और महंगाई में मजीद कमी के लिए सर जोड़ के बैठें और एक पेज पर होके पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करें। धरनों से, एजुटेशन से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा तार साहब, ये बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े प्रोएक्टिव होने जा रहे हैं। ईद के बाद जो है पार्टी भी संभालेंगे, मुलाकातें भी करेंगे, तंजीम भी करें, लेकिन अभी तक वो उतने प्रोएक्टिव जो हैं वो नजर नहीं आ रहे। अब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इन मामलात में जो है वो, क्या नवाज शरीफ साहब इसी तरह खामोश रहेंगे और उसकी वजह क्या है? क्यों उनका जो है उस तरह से वो एक्टिव हमें नहीं नजर आ रहे? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब अगले चंद रोज में इंशाल्लाह ताला बड़ा प्रोएक्टिवली अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे और सदर जमात के तौर पे वो बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं, थिंकिंग भी कर रहे हैं।
और पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से, पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से वो मुशावरत भी कर रहे हैं। कुछ सीनियर रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। ये पिछले हफ्ते ख्वाजा आसिफ साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब मिले हैं, साद रफीक साहब मिले हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वो आपको एक एक्टिव और एक बहुत फाल पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे नजर आएंगे और अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे पार्टी की तंजीम नौ में और पार्टी को फाल करने में। अता ताहिर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात का तफसीली इंटरव्यू सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जो है आज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 24 में मखसूस नशिस्तें अलॉट किए जाने का फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ तो उसे उड़ा कर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने केस की समाअत की, जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन के वकला ने आज दलाइल दिए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने दलाइल देते हुए कहा कि वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 66 जारी हुए तो तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 66 22 दिसंबर और पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जारी किए, जबकि तहरीक इंसाफ को पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट कागजात नामजदगी के साथ लगाने चाहिए थे। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तिफसार किया कि ये बताएं कि गलती कहां और किसने की। जस्टिस मुनीब ने भी यहां पर सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट गलत हैं क्योंकि तब तक तो चेयरमैन मुंतखब नहीं हुआ था। इस पर सिकंदर बशीर ने जवाब दिया कि कागजात नामजदगी में ब्लैंक का मतलब आज़ाद उम्मीदवार है। सर्टिफिकेट जमा कराते वक्त जब चेयरमैन मुंतखब नहीं हुए तो कागजात नामजदगी दुरुस्त नहीं। जस्टिस नईम अफगान ने यहाँ पर सवाल किया कि आपने कागजात नामजदगी में पार्टी स्टेटस देखा या खुद ही आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि मैंने खुद से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया, कागजात नामजदगी को देखा, हामिद रजा की दरख्वास्त देखी जिसमें कहा गया था कि आज़ाद उम्मीदवार उन्हें डिक्लेयर कर दें। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला तो कई साल पहले से आ रहा था। तहरीक इंसाफ बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। बतौर वज़ीर आज़म दरख्वास्त दी इन्होंने कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 1 साल दे दो। तस्लीम शुदा बात यह है कि तहरीक इंसाफ साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। सुप्रीम कोर्ट पर यह मामला इलेक्शन कमीशन पहले ये देख सकता था। खुद ही आपको दरखास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं, आपने इतना फराखदिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो। आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं। वो तो इलेक्शन हो गए थे, वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी उन्होंने कर लिए थे। सवाल ये था कि whether they came up, whether they lawful or not। इस मौके पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फार्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसको इलेक्शन कमीशन चाहे आज़ाद उम्मीदवार बना दे। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस मौके पर बात की कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आज़ाद उम्मीदवारों ने चैलेंज किया? क्या हमारे सामने कोई आज़ाद उम्मीदवार आया? File 5943 by the Advocate General KPK. They say that in the previous election, you allowed reserve seats to the Balochistan Awami Party, despite the fact that they didn't participate in the election, nor did they submit a list of candidates for reserve seats for women, but they were given reserve seats. So why has your position changed in this election? ECP's humble submission is that this decision is not compliant with Section 50. दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से 2022 और 24 में एक ही मामले पर 2 मुतजाद फैसले करने का सवाल उठाया और कहा कि साबिक फाटा के कुछ MPAs को सूबाई असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कोई रुकन ना होने के बावजूद बाप में शमूलियत की मंजूरी दी गई। पेश की फहरिस्त ना होने के बावजूद मखसूस नशिस्तें भी दी गई। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया है। चीफ जस्टिस ने मौके पर रिमार्क्स दिए कि कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। हर इंतखाब में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ। हारने वाला यही कहता है कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए। हम इदारे की कदर नहीं करते। इंटरफेयर करूंगा जब मैं समझूंगा कि अब वो आईन और कानून से हट चुके हैं। बस ये इसको अगर आप जरा किसी ने मुझसे ये बात आज तक इस केस में तो नहीं की है, और ना इलेक्शन कमीशन में हर चीज हम आ जाती पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। भाई इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी की है, बिल्कुल हम उसको उड़ा देंगे।
इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाल के बाद अदालत ने पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर को रोस्टरम पर बुलाया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपसे पूछा था कि पार्टी टिकट जमा कराया था या नहीं। बैरिस्टर गौर ने बताया बतौर पार्टी उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार भी कागजात जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को सिर्फ एक फॉर्म दिखाया है, दूसरा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अदालत से कागजात नामजदगी छुपाए हैं। जेयूआई के वकील कामरान मुर्तजा ने इस मौके पर दलाइल देते हुए कहा कि जेयूआई फे इलेक्शन कमीशन के दलाइल अपना रही है। अकलियतों की पार्टी में शमूलियत के हवाले से मिस प्रिंट हुआ था, जिससे गलतफहमी पैदा हुई। अकलियतों के हवाले से अलग सेक्शन मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस मौके पर सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त काम किया। कामरान मुर्तजा ने जवाब दिया कि आईनी इदारे के साथ हैं। बाद अज़ा अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। वक्त चाहता है नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर भी हैं नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद है। नवीद कमर साहब बहुत शुक्रिया। सर, काफ़ी तनकीद जब से बजट आई है, आपकी जो इत्तेहादी जमात है, आप काबीना में शामिल नहीं है लेकिन हुकूमत का हिस्सा फिर भी हैं, उनके इत्तेहादी हैं। शायद खकान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना है कि ये मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट है और मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। और वो आर्ग्यूमेंट उनका ये है कि आपके पास अयाशियों के लिए इस वक्त पैसे नहीं हैं। 500 अरब रुपए जो आप MNAs को दे रहे हैं और दूसरी जानिब आप तनख्वाहदार पर जो ऑलरेडी पिसे हुए हैं उन पर मजीद टैक्स लगा रहे हैं। सर, आपका ओपिनियन क्या है? अवाम जो है वो स्क्वीज होती जा रही है, डू यू एग्री विद इट? देखिए, मुझे हैरत है, एक शख्स इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, एक शख्स इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है। भाई मेरे पढ़ो तो सही, नंबर्स तो पढ़ो। अपनी तरफ से जीरोस एक दो ऐड करने से तो कुछ भी नहीं होता ना। ये आपने कहाँ से 500 अरब का फिगर निकाला है? आपने इसका मतलब है कि आपने किताबें ही नहीं पढ़ी। ऐसे मफरूजों पे चीजें ना करें ना, पब्लिक को मिसलीड। हाँ, आपने एक नई पार्टी लॉन्च की है तो आप एक स्टर क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक माहौल बना रहे हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी का भी तो ख्याल रखें। पहले चीज़ तो ये कि जो स्कीम्स की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूंसीज की SDG प्रोग्राम के तहत, उसके लिए 50 नॉट 500 एक जीरो उन्होंने मेहरबानी अपनी की और ऐड कर दी है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ना। ये 10% है उसका जो नंबर वो दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो खुद MNA रह चुके हैं। माजरत के साथ कितनी दफ़ा उन्होंने खुद ये डेवलपमेंट स्कीम्स इस्तेमाल की। तो जब ये अलेज करता है कि MNAs ये पैसे आधे खा जाते हैं, तो प्लीज़ ये फिर किसकी बात कर रहे हैं? या अपनी कर रहे हैं या अपने कलीग्स की कर रहे हैं? दैट वी सीज अराउंड। तो ये तो आप नहीं कर सकते सिर्फ मैं अकेला पार्सन हूँ, बाकी सारी दुनिया चोर है। ये चोर वाली कहानी हमें यहाँ तक तो पहुँचाई है। PTI ने भी यही नैरेटिव यूज़ किया। अब मेरा ख्याल है कि ये समझ रहे हैं कि ये चूरन बिकता है तो ये चूरन जो है वो पब्लिक को दिया जाए। आई एम सॉरी, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन दिस वाज अ वेरी बैड अंडर द बेल्ट जो उन्होंने स्वाइप दिया है। ठीक, तो नवीद कमर साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा, चलें अगर इस स्टेटमेंट को साइड पे रख देते हैं, अवाम इस वक्त स्क्वीज तो है ना, वो फील हो रहा, स्पेशली जो इस दफ़ा बिजली के बिल आए हैं। आप यकीन करें कि 70-80% लोग जो हैं वो बिल देने के इस वक्त काबिल नहीं है। नहीं, आई टोटली एग्री विद दैट। मेरा ख्याल है कि ये हमारा सिस्टम पूरा का पूरा जो है नाकारा हो चुका है। हम रो के थक गए हैं कि भाई ये अब हमें ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस देखनी चाहिए। हम वेडेड हैं इन IPPs के साथ, जो कि उस ज़माने में ज़रूर हमें ज़रूरत होगी कि हम जल्दी से बहुत सारी बिजली सिस्टम में ले आएँ, लेकिन इस वक्त वो नहीं है। इस वक्त हमें जो सस्ते सोर्सेज हैं, जिसमें हमारे रिन्यूएबल्स भी जो सारी दुनिया अप्रिशिएट करती है, हमारा अपना इंडिजिनस कोल है घर का, उसकी प्रोडक्शन आप देखें, या हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, या हमारे पुराने जो हाइडल हैं। दीज आर द चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम फंसे हुए हैं कि हमको कैपेसिटी पेमेंट्स भी देनी है IPPs की, और फिर हमने इन द मोर रिसेंट पास्ट जो इतने सारे इम्पोर्टेड फ्यूल पे
लगा दी हैं अपने पावर प्लांट्स, वो तो एक साइड भी। दूसरी साइड पे हम चोरी बंद करने में नाकाम रहे हैं। हम पूरा अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है एंड ट्रांसमिशन दोनों को रिवैम्प नहीं कर सके हैं, उसमें रिफॉर्म्स ला नहीं सके हैं। हम एक ब्यूरोक्रेट को हटा के दूसरे ब्यूरोक्रेट को रखते हैं, उसको हटा के तीसरे को रखते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? ऑन टॉप ऑफ इट जो सोने पे सुहागा है वो ये है कि एफबीआर भी वापडा को अपना कलेक्टिंग एजेंट करके इस्तेमाल करती है। एज लोगों के ऊपर बिजली का बोझ काफ़ी नहीं है कि एफबीआर का बोझ भी उसी के थ्रू, एडवांस इनकम टैक्स भी वहाँ से आएगा, बाकी चीज़ें भी वहाँ से आएगी। बाबा खुदा का वास्ता रहम करो, लोग नहीं देंगे। जब लोग बिल नहीं देंगे तो उसके बाद आप एफबीआर कहाँ से पैसे लाएगा, या ये रेडियो टीवी वाले कहाँ से लाएंगे? ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। वी हैव टू हैव अ फ्रेश लुक एट द एंटायर सिस्टम, और उसके बाद ही हम जो है आगे बढ़ेंगे। सिर्फ बिजली की कीमतें बढ़ाते बढ़ाते अपना IMF को भी हमने यही बात समझाई कि भाई ये ना करो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाएगा, आपको बिल्स जो हैं बढ़ने की बजाय एक्चुअली कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक दे डोंट हैव इसमें नवीद कमर साहब एक और ठीक है, एक और एग्जांपल भी देखिए। एक तरफ तो बिल्स इतने बढ़ गए हैं और दूसरी तरफ इन्होंने जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, जो तनख्वाहदार तबका है, सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, उन पर मजीद टैक्स लगा दिया। यानी एक तरफ यूटिलिटी के बिल्स, दूसरी तरफ मतलब हाईएस्ट इन्फ्लेशन पिछले 1.5-2 साल में इस मुल्क में रही है, और मजीद जेब से पैसे, तो वो बेचारे कहाँ जाएं? मतलब यू नो अभी तो बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। Adil, I can say this as chairman standing committee finance, अभी मेरी भी इलेक्शन हुई है। ऑन 11th और 12th मैंने मीटिंग बुलाई है जिसमें एफबीआर को बुला के यही सवालात करने। देखिए, सवाल ये नहीं है, इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पूरी की पूरी फिलॉसफी, क्यों तनख्वाह तबके पे टैक्स लगाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, या पेट्रोल पे क्यों, ईज ऑफ यूज, कुछ ना करना पड़े, घर में बैठे रहें, एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहें और हमें घर बैठे ये पैसे आते रहें। एट सोर्स डिडक्शन होती है क्योंकि तनख्वाहदार तबके की, तो उस पर ज़्यादा लगा दो। अगर पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ खुद ब खुद जो है PDL जो है निकल आता है, तो वो कर दो। और इनकम टैक्स, सारी दुनिया में इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो है उनके पीछे लोगों के जाते पड़ते हैं। हम कहते हैं एडवांस इनकम टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि खुद ब खुद बिजली का बिल दोगे तो आपको इनकम टैक्स घर बैठ के आ जाएगा। तो दिस इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग वे ऑफ ट्राइंग टू रेज द रेवेन्यू। रेवेन्यू जरूर होना चाहिए, टैक्स टू GDP रेशो बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि हम आराम से बैठे। और अनफॉर्चुनेटली अब एफबीआर का तो एक रेपुटेशन होगी कि अगर इफ दे आर कमिंग फॉर यू, दैट इज नॉट फॉर कलेक्टिंग मोर टैक्सेस बट फॉर एक्सटॉर्शन। तो ये इमेज भी उनको ठीक करना पड़ेगा और थोड़ा प्रोएक्टिव होके बाहर जाना पड़ेगा। घर बैठे कुछ जॉब्स और हेफ्टी किकबैक्स नहीं चलेंगे। ठीक। और इसमें नवीद कमर साहब देखिए ना, ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको टैप ही नहीं किया। अब रियल स्टेट आप उठा के देख लें, या 2-3 और ऐसे सेक्टर्स, आप अरबों रुपए की गैर कानूनी यहाँ पर सिगरेट बिकती है, अरबों रुपए का ईरानी तेल, रोजाना 1.5 से 2 अरब रुपए का कोई एक फिगर बता रहा था, 6 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल जो है ईरानी, ये स्मगल होके इस मुल्क में आता है। तो उस जानिब तो हम जा ही नहीं रहे, ना रिफॉर्म्स कर रहे हैं कि वहाँ से असल पैसे तो वहाँ से बचने हैं। हम बस जी मजीद टैक्स डालें, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उस पर मजीद बोझ डालें। देखें, ये आप बातें कर रहे हैं इन्फोर्समेंट की। इन्फोर्समेंट हम जानते ही नहीं, हम ये करना नहीं चाहते बिकॉज दैट्स हार्ड वर्क, दैट इज गोइंग आफ्टर थिंग्स। एक वक्त था कि अनफॉर्चुनेटली ये जो स्मगलिंग है और पेट्रोल, वो तो उस पर आंख हम खुद जानबूझ के गवर्नमेंट बंद कर लेती थी कि आने दो कि हमारे उस पर जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उस पर उसका असर ना आए, विच इज़ अ फॉल्टी पॉलिसी। अब और प्लस उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े लोगों की स्मगलिंग के नेटवर्क्स में उनके बड़े बड़े हिस्से हैं।
they don't want to go after them. तो ये तो नहीं होगा ना मुल्क, तभी तो हम जो है ना 9% टैक्स टू जीडीपी में बैठे हैं कि हम करना ही कुछ नहीं चाहते। हम कोई बॉर्डर चेक पोस्ट देख लें, वहाँ क्या क्या करप्शन नहीं हो रही। तो I don't know, I mean we as a nation have to decide कि यार enough is enough। वो अभी तक हमको लगता है कि हमने डिसाइड किया ही नहीं है। तो जो आसान एरियाज हैं जिससे टैक्स कलेक्ट करना है उन्हीं से हम करते रहेंगे, बाकी जो मुश्किल है उसको छोड़ देंगे। ठीक, और आखिर में नवीद कंवर साहब, जो पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप है, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चेयरमैन आपके बिलावल साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मौलाना साहब हैं, चकजई साहब हैं, क्या इनको इस सिचुएशन का एहसास नहीं होना चाहिए कि यार बस सियासत होती रहेगी, लेकिन इस भंवर से अगर मुल्क को ना निकाला तो खुदा ना ख्वास्ता इट विल बी टू लेट? भाई मेरा ख्याल है कि आपने कुछ लोगों के नाम लिए, कुछ लोगों के नाम आपने जानबूझ के साइड पे रख दिए। सबको एहसास करना चाहिए। चले मैं इमरान खान साहब का नाम भी ले लेता हूँ। सबको एहसास करना चाहिए कि ये अनसस्टेनेबल सिचुएशन है और इसमें हमको, और इसमें नॉर्मली मैं नहीं चाहता कि ये जो है डायलॉग की बात जब हम करें तो इट गोज बियॉन्ड द पार्लियामेंट और पॉलिटिकल सर्कल्स, लेकिन यहाँ तो यू नीड कोऑपरेशन ऑफ द जुडिशरी, ऑफ द मिलिट्री, द पॉलिटिकल लीडरशिप। हर एक को सोचना होगा ना कि भाई ये मुल्क आखिर ये चल सकता है ऐसे या नहीं चल सकता। टैक्स नहीं दोगे तो क्या हो, और रेवेन्यूज जो है, लेकिन टैक्स जब आप नहीं देते हो तो आपको जितना भी एक्सपेंडिचर है वो कर्जा लेके करना पड़ता है ना, और फिर कर्जा वापस करना होता है एक बहुत भारी भरकम सूद के साथ। तो ये कब तक आप कर्जा लेते रहोगे, कब तक आप जो सूद भरते। चले नवीद कंवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजीन, जो फाइनेंस की कमेटी है उसके लिए नवीद कंवर साहब फाइनेंस को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, वजीर तिजारत भी रह चुके हैं, और क्रक्स उनका आखिर में जो उन्होंने बात की कि सबको, तमाम पार्टी की लीडरशिप जो है, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, सियासत चलती रहेगी, लेकिन इस भंवर से मुल्क को निकालने के लिए सबको मिलकर बैठना ज़रूरी है। वक्त भी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को अंदरूनी इख्तिलाफात का सामना है, पार्टी की सीनियर क़यादत को पार्टी के अंदर से ही तनकीद का भी सामना है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ से राय जुदा करने वाले रहनुमा भी इस वक्त इल्ज़ामात में पेश हैं और क़यादत को ही बानी PTI के जेल में रहने का जिम्मेदार समझते हैं और मौजूदा क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। पार्टी के साबिक तर्जुमान फवाद चौधरी भी बार बार तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। गुज़श्ता रात एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि मौजूदा क़यादत पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, उनके पास ना कोई प्लान है ना हिकमत अमली। पार्टी के अंदर से भी पार्टी की आदत को तनकीद का सामना है। शौकत यूसुफजई ने अपने एक बयान में कहा कि पार्टी में सीनियर रहनुमाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, सीनियर लोगों को भी बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में उमर अयूब के पार्टी ओहदे से, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी होना और बानी PTI की तरफ से उनका इस्तीफा कबूल करने ने पार्टी में जारी रस्साकशी को मजीद तकवीयत दी है और पार्टी में मजीद तब्दीलियों का इंदिया भी दिया जा रहा है। उमर अयूब ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आइंदा दिनों में बानी PTI की हिदायत पर पार्टी के बुनियादी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी, जबकि PTI के पार्लिमानी इजलास में रहनुमाओं के इख्तिलाफात भी मुतादिद बार सामने आते रहे हैं। हाल ही में शरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार समेत 21 अरकान कौमी असम्बली का अलग ग्रुप बनाने की खबरें जो हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने पार्टी में ग्रुप बंदी की खबरों की नफी करते हुए कहा कि इख्तिलाफ राय सबका होता है, हम बानी PTI के मशवरे से चीज़ें आगे लेकर जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ इमरान खान ब्लॉक है। पार्टी से छोड़कर जाने वालों से मुतालिक चेयरमैन PTI का कहना था कि उनकी वापसी का फैसला बानी PTI इमरान खान खुद करेंगे। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, जो लोग अपनी बातें बना रहे हैं
बिल्कुल वो पार्टी में एक रेफ्ट की बातें जो चल रही हैं बिल्कुल गलत है। हम पार्टी में यूनाइटेड, देखो इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है, हर बंदा अपना एक वे फॉरवर्ड है कि वो जिस तरीके से चाहे अप्रोच करे, लेकिन हमारी कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, लीगल कमेटी है, हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और खान साहब के मशवरे के साथ और उसके देखने के साथ और इनकी फुल इंफॉर्मेशन और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर वो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं जो सारे की कंसेंसस से होता है। तो आज चौधरी साहब के साथ हमारा अच्छा वक्त गुजरा था, जब पार्टी में नहीं आए थे, बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया। वक्त के साथ हालात चेंज हो जाते, सारे लोग एक पार्टी में नहीं होते, लेकिन मेरा उसको जरूर ये मशवरा है कि देखिए अच्छे लोग अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने मुसम दूरियां इख्तियार की थी, उनके पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करें। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया। पीटीआई में ये जो अंदर ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, बाहर भी हो रही हैं, जो लोग छोड़ के चले गए हैं वो भी एक ही दम लीडरशिप पर अब तनकीद कर रहे हैं। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने उनका ये कहना कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप चाहती नहीं है कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि वो जैसे ही बाहर आएंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये हो रहा क्या है पीटीआई में? पीटीआई के लिए आदिल साहब बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है, मुश्किल सूरत हाल है और ये नए और पुराने ऑर्डर की आपस में चिपकलिश है कि जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एक तमाशा बना हुआ है उस तंजीम का। लेकिन पहले तो हमें एक बात जो समझने की है कि अंदर कितनी भी चिपकलिश हो, जो पीटीआई का एक मास फॉलोइंग है वो एक शख्स की वजह से है और वो शख्स जब तक मतलब वो चाहे जेल में, जब अगर जेल से बाहर आते हैं तो कोई और सूरत हाल जन्म लेगी, वो अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेगा। हमें यह भी पता है कि पीटीआई का जो तंजीमी ढांचा है वो अच्छे वक्तों में भी बड़ा कमजोर हुआ करता था, जब मतलब इमरान खान जेल से बाहर थे और मतलब हर चीज जोबन पे थी, उनकी हुकूमत थी या वो हुकूमत की तरफ बढ़े थे, तब भी कोई तारीफ नहीं करता था उनके तंजीमी ढांचे की। जाहिर है कि मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर जो है अगर उनकी तंजीम में मतलब जब भी कोई भी पाकिस्तान में सियासी जमात दबाव का शिकार आती है तो शिकस्त व रेत का शिकार होती है और ये हर सियासी जमात के साथ हुआ है। पाकिस्तान की कुछ पार्टी का नाम लें, नून लीग का नाम लें, आपस में ग्रोहबंदी होती है, आपस में लोग टूट के जाते हैं। यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल ये कि जिन लोगों ने बज़ाहिर दबाव की वजह से पीटीआई को छोड़ा था, अब वो वापस आने के मुतमन्नी है। फवाद चौधरी को उसमें नाम आप ले लें, अली रेडी साहब ले लें, लेकिन जिन लोगों ने उनको रिप्लेस किया वो जाहिर है कि एक तो उनमें कुछ लोगों में बड़ा हकीकी गुस्सा है कि जनाब मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए और इस बात को नजरअंदाज करने के लिए बिल्कुल तैयार है कि जी हो सकता है बहुत दबाव हो, तशद्दुद हुआ हो, जैसे कि फवाद साहब ने इल्जाम भी लगाया एक इंटरव्यू के अंदर, बल्कि कई इंटरव्यूज में जो कुछ उसके साथ हुआ दीगर के साथ भी सुनने में आए, तो इस चीज को एक तो दरगुजर कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर एक ये भी कि जी हमने जब दबाव सहा तो ये लोग क्यों नहीं खड़े रहे, इनको भी चाहिए था कि ये खड़े रहते। तो एक कुदरती अमल है कि जनाब उनकी नाराजगी है। फिर ये भी है कि जाहिर है कि उनको इस बात का भी अंदेशा है कि हम लोग तो भी कल इस तंजीम में आए हैं और अगर ये बड़े लोग जिनकी शनाख्त बहुत ज्यादा है और लोग उनको पीटीआई के वाले से जानते हैं वापस आ जाएंगे तो गालिबन हम लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट भी है। अच्छा, आपने देख लिया कि फवाद चौधरी का अगर हम नाम लें, फवाद चौधरी साहब का, तो जब मुश्किल में भी थे और एक आध बार ये आईपीपी के शुरू के इजलास में भी शरीक हुए तो मेरी फोन पे अक्सर बात हुआ करती थी, तो इनका दिल जो था वो पीटीआई में ही था और ये आईपीपी के उस जमाने में भी कहते थे कि ये गाड़ी नहीं चलनी और मतलब ज़ाहिर है कि उन्होंने शमूलियत तो इख्तियार नहीं की थी और ये पसे पर्दा ज़ाहिर है उस तमाम तर दबाव के बावजूद जब भी बात करते थे लोगों से, मतलब सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे, ज़माने में तो इतना इनको वो नहीं था, तो यही उनका एक बयानिया होता था। अब गालिबन उन पर दबाव हट गया है। अब एक और यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करूँ तो आप जानते हैं कि जो पीटीआई के खुद साख्ता हमदर्द मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, हो सकता है कि खुद साख्ता हो सकता है कि जनमनो, मुझे आपको भी नहीं पता, और यहाँ पर भी लोग कुछ कह रहे हैं कि जनाब ये जो पुराने लोग आए हैं ये किसी के इशारे पे तंजीम के अंदर चपकलिश पैदा करना चाहते हैं। तो अब ये तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि जिसका हमारे और आपके पास कोई जवाब नहीं है। आमिर ज़िया साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपने बड़ा उसका जानदार और इंटरेस्टिंग तज्जिया किया है। अब इसमें जो लोग चले गए हैं उनकी भी ऑब्वियसली वो इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं, कोई कहता है तशद्दुद हुआ, कोई कहता है दबाव था, जो भी था, लेकिन इन लोगों की अपनी एक वेटेज तो मौजूद है। अब फवाद चौधरी साहब से आप उनकी सियासत से एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन वो बतौर तर्जुमान जितना इफेक्टिव साबित हुए थे पीटीआई के लिए, शायद ही मौजूदा टीयर में कोई उनका मद मुकाबिल हो पीटीआई में। अब जीत आखिर में किसकी होगी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इन लोगों के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो बानी पीटीआई करेंगे।
इनको वापस लेना है नहीं लेना। और अगर ये अंदर वापस आते हैं तो आपको भी पता है ये 4-5 लोग ऐसे हैं कि ये मौजूदा लोगों को इजीली रिप्लेस कर लेंगे, तो वो रेजिस्ट करेंगे कि वो पार्टी में ना आए। तो जीत किसकी होगी यहाँ पर? आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया कि फैसला जो भी करेंगे वो इमरान खान साहब करेंगे, और वो जेल के अंदर रहते हुए करते हैं, जेल से बाहर आके कि इनको मजीद इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज का खर्चा होगा कि जाहिर है कि अगर इमरान खान फौरी तौर पे मेरे ख्याल में ये ऐलान या पोजीशन लेने की कोशिश नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि फिर एक वतीरा बन जाएगा कि लोग कहेंगे जी हम दबाव के हाथों निकल गए और अब हम वापस आ गए। तो वो इंतजार करो और देखो की पॉलिसी पे मेरे ख्याल में कार फरमा रहेंगे। वो देखेंगे कि इस वक्त जो एप्पल कार्ट उसको अपसेट ना किया जाए, ये लोग अगर मेरी हमदर्दी में बोल रहे हैं तो इनको बोलने दिया जाए, मना भी ना करें, नाराज भी ना करें, तो ये बात तो होगी। अच्छा, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा आदिल साहब कि अगर ये हैवी वेट्स वापस आते हैं जिनसे कारकुन ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, तो यकीनन जो है, जैसा कि जो आपने जिस संदेशे का या जिस उम्मीद का इजहार किया कि जो इस वक्त क़यादत है उसको मुश्किल होगी। लेकिन याद रखें कि जो भी बड़ी मास मूवमेंट होती है या तंजीम होती है, उस पर कई टियर की लीडरशिप होती है और उसमें हमेशा इस तरह की ग्रोहबंदी होती है। मतलब चाहे पीपल्स पार्टी, मुझे याद है वो बेनजीर साहिबा हयात थे, तो एक चपकलिश रहती थी, लोग चाहते थे कि जी इस वक्त मुझे मंजूर नजर बना लें वो पार्टी में, और फिर ये जो एक कंपटीशन होता था वो एक हेल्दी कंपटीशन बन जाया करता था तंजीम के लिए, सियासी जमात के लिए, लेकिन आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं होते थे। जमाना ये भी था। तो अब भी अगर पीटीआई में ये सूरत हाल होगी और अगर कोई नाराज होता है तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि जैसे गुज़श्ता 8 फरवरी के इलेक्शन में फवाद चौधरी साहब के, अली जैदी साहब के या इमरान इस्माइल और दीगर लोगों के ना होने से कोई फर्क पड़ा, तो अगर अभी भी कुछ लोग नाराज होकर रूट के बैठ जाएंगे तो फिर जो पीटीआई की मास फॉलोइंग है वो तो एक फर्द के गिर्द घूम रही है और उसमें कहते हैं कि रोमानवियत है, रोमांसिक है, और समझते हैं बहुत बड़ा हम कोई तब्दीली ला रहे हैं, तो वो चलती रहेगी उसी तरह से। जनाब जी, आमिर जा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।